हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में कहें समानांतर श्रेणी की चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 12th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 14 एंड द सम ऑफ द बोथ टर्म इज 36। देखिए यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, mth टर्म निकालना है, लेकिन दिया क्या हुआ है कि 12th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 14 दे रहा है। यानी कि इस एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे और फिर कह रहा है एंड द सम ऑफ द बोथ टर्म इज 36, और इन दोनों का जो टर्म का जो सम है वो 36 होगा। तो दो कंडीशन दी हुई है जिससे कि हम दो इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम mth टर्म तक पहुँचेंगे। तो कैसे, देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमारे पास जो फार्मूला है nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए एन डी सब जो है वो हम मान के ही चल रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ ए डी एन। देखिए जैसे कि दिया हुआ है कंडीशन यहाँ पे 12th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 14, दैट मीन्स A12 जो है वो इक्वल टू होगा A5 प्लस 14 के। तो यहाँ हम लिखते हैं कंडीशन A12 इज इक्वल टू A5 प्लस 14। क्लियर, ये जो 12 टर्म है 5th टर्म से 14 एक्सीड है, ज़्यादा है। तो A12 के लिए इस फार्मूले को हम यूज करते हैं A प्लस 12 माइनस 1 D, और यहाँ पे इक्वल टू A5 के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे। तो a और प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 5th टर्म की बात कर रहे हैं, और इंटू डी और प्लस 14 ये एज इट इज। अब ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो ये तो a रहेगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट लिख लो या एक बार आप लिख सकते हैं 11d। तो यहाँ हमने लिखा प्लस 11d इज इक्वल टू यहाँ भी a और ये 4d हो जाएगा, तो 4d और ये प्लस 14 एज इट इज रहेगा। अब देखिए a से कटता हुआ दिख रहा है, a से कट गया, तो ए 11d और ये 4d को इधर अगर हम ले आते हैं तो माइनस 4d हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 14। दैट मीन्स 11 में से 4 जाएगा तो 7d बचेगा, तो 7d इज इक्वल टू 14 यानी कि d इज इक्वल टू हमें मिल गया 2। अब इस d की वैल्यू को जो 2 हमें मिला है उसको यूज करेंगे हम, लेकिन अभी हमारे पास a नहीं है। a निकालने के लिए एक और हमारे पास चीज़ दी हुई है, क्या कि सम ऑफ बोथ टर्म इज 36। तो दोनों का सम यानी कि A12 प्लस A5 करेंगे तो वो 36 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36। अगेन ये फार्मूला यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं, तो A प्लस 12 माइनस 1D और प्लस A प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 के। ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो A और यहाँ पे प्लस 11d और यहाँ पे प्लस a और यहाँ 4d, तो 4d लिख लेते हैं और इज इक्वल टू 36। अब देखिए a प्लस a 2a हो गया और 11d प्लस 4d इज इक्वल टू 15d, तो प्लस 15d इज इक्वल टू 36। अब इस जो d की वैल्यू है हम चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, है ना। d की वैल्यू जो 2 है, तो हमको a की वैल्यू लेनी है, निकालनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d। तो सब्स्टिट्यूट हमने किया d के जगह वैल्यू 2 को, तो ये 2 है तो एज इट इज प्लस 15 इंटू 2 हो गया, d के जगह हमने 2 लिया है, ये इज इक्वल टू 36। तो 2a प्लस 30 इज इक्वल टू 36, 30 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 2a इज इक्वल टू 36 माइनस 30, तो ये 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 बाई 2, इसका मतलब है कि 3 हमें मिलेगा। तो a इज इक्वल टू 3 मिल गया, d इज इक्वल टू 2 मिल गया। इससे हम mth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो mth टर्म इज इक्वल टू, फिर से फार्मूला हम यूज करेंगे, तो am इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 यानी फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया 3 प्लस m माइनस n और d की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ हमने लिख लिया 2। ब्रैकेट ऑफ करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 2m माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2m लिखिए या 2m प्लस 1 लिख लीजिए, जो आप चाहें लिखने। तो यहाँ पे 1 प्लस 2m हमने लिखा।
अब इसे चाहें तो हम लिख सकते हैं 2m+1, अगर ये भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर फाइनली लिख लेते हैं, आंसर जो mth टर्म है ये इक्वल टू 2m+1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8, 15, 22 इज 212, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। देखिए यहाँ पर a दिया हुआ है, d हम निकाल सकते हैं, और nth टर्म दिया हुआ है 218। इसका मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब इसमें देखिए जो गिवन लिख लेते हैं, गिवन a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 15 माइनस 8 मतलब 7 हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर दिया हुआ है हमको nth टर्म मतलब an है ना, an इज इक्वल टू 218। हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकालना है। अब हमें इस फार्मूले में ये वैल्यू को रखना है, तो इसे हम रख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, तो an की जगह हम लिखेंगे 218, a की जगह 8, d की जगह 7, n तो हमें निकालना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a, d और an, तो यहाँ लिख लेते हैं 218 इज इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म है, और प्लस n-1 d यानी कि 7, तो 7 को सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो 218 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 7n और माइनस हो जाएगा 7, तो माइनस यहाँ पे 7। अब देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 218 और इज इक्वल टू 1 प्लस 7n। अब इस 1 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ लिख सकते हैं 218 माइनस 1 और ये इक्वल टू 7n, तो ये हो गया 217। तो यहाँ लिखते हैं 217 इज इक्वल टू 7n, तो n इज इक्वल टू 217/7, 217/7, तो ये इक्वल टू हो जाएगा n। तो देखिए कटेगा ये 3 टाइम्स और 1 टाइम, दैट मीन 31, तो यहाँ लिखेंगे 31 और ये इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, 31, यही हमको चाहिए था। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि आंसर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 31। इस सीरीज में 31 टर्म्स थे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में CGBSE या CG बोर्ड द्वारा जारी असाइनमेंट, जो सेकंड असाइनमेंट है अक्टूबर मंथ का, उसके क्वेश्चन नंबर 3 जो बुक में नहीं है, बुक से बाहर का है, तो ये मैं आपकी सहायता के लिए समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जस्ट लाइक ये एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 136 के जैसा ही है। क्वेश्चन है, इफ़ A/B प्रोपोर्शनेट टू C/D देन प्रूव दैट, हिंदी में अगर पढ़ें, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध करें कि A² + C² होल डिवाइडेड बाई B² + D² इज इक्वल टू AC/BD। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, ये जो दिया हुआ है ना, और इसको मान लेते हैं इक्वल टू K के, यानी इनके बीच में कोई कांस्टेंट टर्म है जो इनके बराबर है, तभी तो ये दोनों प्रोपोर्शनेट हुए, तो इसके लिए हम K मान सकते हैं। अब अगर हम ये वाला यानी ये टर्म और इस टर्म को अगर हम लेते हैं, तो यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो A/B इज इक्वल टू K, दैट मीन्स A इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो A इज इक्वल टू हो जाएगा B के, B का मल्टीप्लाई हो जाएगा K से, तो ये हो गया B के। इसी प्रकार से अगर इन दोनों टर्म को हम लें तो इससे हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें A² B² और AC की जगह हमको रखनी पड़ेगी, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अगर B और D की जगह आप रखना चाहेंगे तो B इज इक्वल टू लेते और D इज इक्वल टू लेते, बस ये बेसिक फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर मैं C/D इज इक्वल टू K लेता हूँ तो C इज इक्वल टू D इंटू K हो जाएगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, C इज इक्वल टू DK। क्लियर। अब इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A² + C² होल डिवाइडेड बाई B² + D²। अब देखिए A की जगह हम B के रखेंगे और C की जगह हम D के रखने जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू A की जगह हम रखेंगे B के, तो BK का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस C इज इक्वल टू DK का स्क्वायर, C² यानी DK का होल स्क्वायर।
और ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर रहने देंगे, क्योंकि हम तो उसी फॉर्म में ला रहे हैं ना, बी और डी लाने के लिए ही हमने ये चूज किया है, इसलिए नीचे वाले को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम ब्रैकेट ऑफ करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन के स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर हम के स्क्वायर को बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो हमें यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा प्लस डी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कैंसिल होता दिख रहा है, कैंसिल हो गया तो बच गया के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन राइट हैंड साइड में तो ये दिखा रहा है, तो इसलिए अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसको भी हम लेके आएंगे क्या, के स्क्वायर के बराबर। अगर दोनों के स्क्वायर हो गया तो ये ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड ये है ए सी बाई बी डी। क्लियर, ए सी बाई बी डी है यहाँ पे। तो ए और सी एज इट इज तो नहीं है, अब बी डी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो अगेन ए इज इक्वल टू बी के रखेंगे और सी इज इक्वल टू डी के रखेंगे। इस जगह से रख देते हैं वैल्यू, ए के जगह हमने रखा बी के और सी के जगह हमने रख दिया डी के और होल डिवाइडेड बाई बी डी। चाहो तो आप डायरेक्ट काट लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि के स्क्वायर हो गया के इंटू के और इंटू बी इंटू डी होल डिवाइडेड बाई बी डी। तो बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी के स्क्वायर आया था और राइट हैंड साइड भी हमने के स्क्वायर निकाला। तो फाइनली हम इसका आंसर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है, ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, जो अगर आपको समझ में ना आया हो तो इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लक्ष्य एजुकेशन की अगर वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी कोशिश है कि एक एक प्रॉब्लम को हम फ्री यूट्यूब में आप लोग के लिए लेके आएँ, ताकि आप लोग को बाहर ट्यूशन न जाना पड़े, ना ही आपके पैसे खर्च होंगे और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। बस थोड़ी सी समय अगर यूट्यूब पे दे दें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसा कि क्लास 10 का बोर्ड आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा हमारी वीडियो। थैंक यू दोस्तों। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, 18, 22, 38 सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल्स। हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़े तो संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो देखिए इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनल में नहीं है ना, इसको प्रोफेशनल तो क्वेश्चन में जो दिया गया नंबर है 10, 18, 22, 38 ये आपस में प्रोपोर्शिएट नहीं है, तो इसे हमें प्रोपोर्शनल बनाना है। तो बनाना है हमें कोई ऐसी एक संख्या है जिसके ऐड करने से वो प्रोपोर्शनल बन जाएगी, या कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट होगी एक दूसरे के। तो ऐसी संख्या हमको तलाश करनी है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, सपोज, है ना। तो लिख लेते हैं लेट x शुड बी एडेड टू 10, 18, 22, 38। मतलब x ऐसी संख्या है जिसको 10, 18, 22, 38 में जोड़ेंगे सभी में बारी बारी से। तो ये चारों जो संख्याएं हैं, जो चारों नंबर्स हैं, ये आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे। तो कैसे, देखिए 10 में अगर मैं x जोड़ता हूं तो 10 प्लस x होता है। अब मैं लिखता हूं रेशियो के साथ 18 प्लस x, तो रेशियो 18 प्लस x प्रोपोर्शनेट टू 22 प्लस x और रेशियो 38 प्लस x। इसका मतलब है कि ये a मान लिए इसको हमको, और ये हम b मान लिए, ये c मान लिए और ये हम d मान लिए। ठीक है, तो चारों देखो ये आपस में प्रोपोर्शनेट वाला हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या जोड़ें कि ये आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमने x सभी में जोड़ दिया, तो अब ये आपस में, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, ये आपस में अब प्रोपोर्शनल होंगे। तो a, b, c, d, a यानी 10 प्लस x, b का मतलब 18 प्लस x, c का मतलब 22 प्लस x और d का मतलब 38 प्लस x। तो हमको x निकालना है। इसके लिए जो हम रिलेशन जो हम स्थापित करते हैं,
a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 10 प्लस एक्स हो जाएगा, b की वैल्यू 18 प्लस एक्स हो जाएगी, c की वैल्यू 22 प्लस एक्स हो जाएगी, 38 प्लस एक्स जो होगी वो d की वैल्यू होगी। तो इस फार्मूले में हम इसको रखते जाते हैं। तो 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स और इज इक्वल, ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर हम इक्वल टू लेंगे, सी यानी कि 22 प्लस एक्स लिखेंगे और यहाँ पर डी यानी 38 प्लस एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, है ना। 10 प्लस एक्स के साथ 38 प्लस एक्स करेंगे, तो ऐसा हम करते जाते हैं। और राइट हैंड साइड में 22 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ से होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाई लिख लेते हैं 18 प्लस एक्स, ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो 10 इंटू 38 का मतलब 380, 10 इंटू एक्स का मतलब 10x, प्लस का साइन है तो प्लस 10x। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो x इंटू 38 का मतलब यहाँ प्लस के साइन के साथ तो है, तो प्लस 38x और x इंटू एक्स दोनों प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से ये ब्रैकेट भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमें मिलता दिख रहा है कि 22 प्लस एक्स यानी कि 22 का मल्टीप्लाई 18 से हम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 396 और 22 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन के साथ 22x। अब इस x का 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18x और x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर तो दोनों में दिख रहा है, सेम है दोनों साइड में, साइन भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम x स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 380 तो रहेगा ही एज इट इज, 10x प्लस 38x मतलब 48x, तो यहाँ लिख लेते हैं 380 और प्लस 48x। यहाँ पर इक्वल टू देखिए 396 तो एज इट इज रहेगा, 22x प्लस 18x यानी कि ये 40x हो जाएगा, तो प्लस 40x लिख लेते हैं। अब देखिए 396 बड़ा है 380 से, तो बेटर है कि हम 380 को इधर ले आए, मतलब ये वाली जो वेरिएबल है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ लिखते हैं हम 48x एज इट इज, ये माइनस बन के आएगा यहाँ, तो माइनस 40x और इक्वल टू ये 396 तो है, उसके साथ माइनस होके आएगा 380, तो लिख लेते हैं 396 और माइनस 380। इन दोनों का सॉल्यूशन होगा 8x, तो 8x लिख लेते हैं, इनका 96 है और ये 80 है तो देखते हैं 16, तो इक्वल टू 16 लिख लेते हैं। तो 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 बाई 8, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 16 बाई 8 और इसको अगर हम काटे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के, तो x इज इक्वल टू फाइनली 2। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब है कि 10, 18, 22, 38 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए 2 तो 10 प्लस 2 मतलब ये हो गया 12 और यहाँ हो गया 18 प्लस 2 दैट मीन्स 20, 12 बाई 20। ठीक है, और यहाँ अगर इसको काटे 12 बाई 20 को तो 4 से जा रहा है 3 टाइम्स और ये 5 टाइम जाएगा, यानी 3 बाई 5 इधर आ रहा है। चलिए इधर चेक करते हैं, 22 प्लस 2 यानी कि 24 हो गया और ये 40 हो गया, तो 40 और ये 24 मतलब अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40 आता है, तो इधर भी 3 बाई 5 मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो चाहे तो एक बार आप चेक कर लें जो आपने आंसर लाया है, अदरवाइज अगर आपने सही तरीके से बनाया है तो आंसर मान के चलते हैं हम, ये परफेक्ट होगा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच इज ऑन y एक्सिस एंड विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5, -2 एंड 3, 4। हिंदी में अगर पढ़ें तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पॉइंट यहाँ दिखा रहा है 5 और -5, -2 और 3 और 4, तो यहाँ पर हम इसको अगर x एक्सिस और ये y एक्सिस को अगर हमें ड्रॉ कर लेते हैं, पहला पॉइंट पूछते हैं 5, 2, तो 5 यानी x एक्सिस पे और -2 यानी y एक्सिस पे, यानी कि नीचे आएगा, है ना।
तो यहाँ पर करीब करीब मान लीजिए कि इसके आसपास हमको ये एक रफ स्केच हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट ए मिला, इस पॉइंट ए को हमने मार्क कर दिया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 - 2। अब कहता है 3 4 यानी एक्स का मान लीजिए 3 इधर कहीं होगा और 4 वाई का मतलब इधर। तो यहाँ करीब आसपास यहाँ मान लीजिए एक रफ स्केच हम बना लेते हैं और इस पॉइंट को हम बता देते हैं कि ये पॉइंट बी है जो 3 और 4 यानी कि एक्स का जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है वो 3 है और वाई का 4 है। ठीक है, फिर क्या कहता है वाई एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो वाई एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इस ए बी से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस कह रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो कहीं भी मान लीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टिव पॉइंट उसको लोकेट करेंगे, हमें मालूम नहीं है तो हम कहीं भी पी का पॉइंट बता सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि वाई एक्सिस पर है, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे ये पॉइंट पी मान लिया और इसको मैंने 0 और वाई मान लिया। यानी वाई एक्सिस पे मतलब एक्स के निर्देशांक यहाँ पे 0 होंगे और वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये पी ए पी या पी ए और दूसरा पी बी या बी पी, ये तो ये दोनों सेम है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है ना। समदूरस्थ या इक्वल डिस्टेंस का मतलब यही है कि ये जो पॉइंट पी है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला उसको हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि लास्ट प्रॉब्लम हमने बनाया था करीब करीब वैसा ही ये भी है, क्योंकि ये भी इक्वी डिस्टेंस पे बता रहा है और हमें इस y की वैल्यू निकालनी है। तो वही चीज हम फिर से करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम पॉइंट ए बी पी को यहाँ पे लिख लेते हैं। a 5 - 2 है, b 3 4 है और p जो हमने माना है p ये है पॉइंट ओ 0। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मतलब जो सम दूरस्थ या सम इक्वी डिस्टेंस की बात करता है तो हम इसे लिख लेते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी। सेम चीज जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है इससे हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस y की वैल्यू निकालनी है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ पी ए इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी ए मतलब ये पी और ये ए ये दोनों को हमें लेना है। तो ये हमने मार्क किया और इसे भी हमने मार्क किया। अब देखिए x2 क्या होगा, x2 यानी 0 हो गया, x1 मतलब 5, y2 y और y1 यहाँ पे -2। ठीक है, तो इस प्रकार से पी ए इक्वल टू पी बी जो यहाँ कंडीशन दिया हो इसका हम उपयोग करेंगे और दोनों को पैरेलल हम लिखते चले जा रहे हैं जिससे हमको आसानी होगी समझने में। या आप चाहें तो पी ए पहले निकाल लीजिए पी बी बाद में निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल करके आप इक्वेशन की सहायता से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी ए इक्वल टू पी बी जो दिया हुआ है, गिवन है ना ये। तो अगर पी ए से लें मतलब ये वाली चीज, तो यहाँ जो मैंने मार्क किया है इसकी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो रूट ओवर x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5 यहाँ लिख लेता हूँ मैं और इसका होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे y2 का मतलब y और y1 का मतलब -2। तो चूंकि माइनस है इसलिए हम उसको एक और ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे y माइनस -2 का होल स्क्वायर। पीबी में अब यहाँ पर ये हो जाएगा x1 x2 और ये तो एज इट इज y1 y2 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ तो जैसे x2 माइनस x1, x2 यहाँ 0 है और x1 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 यहाँ पर कैपिटल Y है और यहाँ y1 4 है, तो यहाँ लिखते हैं प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, या फिर पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीजों को हम ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ इसके अंदर वाले को ब्रैकेट ऑफ करके लिखते हैं। तो ये -5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया +2y+2 का होल स्क्वायर। तो प्लस y+2 का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y-4 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा, वो झंझट का काम है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे स्क्वायर रूट वाला जो सिंबल है वो हट जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे
स्क्वायरिंग करने पे -5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए -5 इंटू 5 यानी -5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा, तो हम 25 लिख लेते हैं। यहाँ पर y प्लस 2 है, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a की जगह y है तो y का स्क्वायर, b की जगह 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2ab दैट मीन्स y इंटू। इसी प्रकार से इस -3 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमें मिलेगा 9, और यहाँ a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाए तो यहाँ लिख सकते हैं 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है हमें, देखिए वाई स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, तो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो अब यहाँ देखिए इस जो लेफ्ट हैंड साइड में 4y हमारे पास है, 25 और 4, यहाँ पे 9 है माइनस 8y है और ये 16 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई अपने तरीके से करेंगे। फिलहाल मैं आपको इस तरीके से करने जा रहा हूँ। ये जो तीनों चीज बची पहले मैंने लिख लिया इस साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की चीज को भी मैं लिख रहा हूँ। अब हम चाहें तो वेरिएबल को एक तरफ ले लें और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले लें। तो 4y है और यहाँ पर -8y है, तो y वाले को अगर हम पहले लिखते हैं 4y, और ये ट्रांसफर होके आ जाएगा प्लस 8y होके आ जाएगा। यहाँ पे 9 प्लस 16 को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 25, या आप चाहें तो 9 प्लस 16 भी लिख सकते हैं, तो मैं यानी यहाँ 25 लिख लिया। अब यहाँ देखिए 25 है और ये 4 है, दोनों का सम 29 होगा। ये अगर राइट हैंड साइड में आता है तो माइनस बन के आएगा 29 के रूप में, -29 के रूप में। इन दोनों का सम हो गया 12y, और इनका सम अगर करेंगे तो -4 बचेगा। तो 12y इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -4/12। इसको यदि और सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में लाएंगे, तो ये 4 से 3 टाइम्स कटता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -1/3। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, तो y की वैल्यू तो हमें यहाँ मिली, y के निर्देशांक ये दिख रहे हैं -1/3, और x तो बोल रहा है कि y एक्सिस पे है मतलब 0 होगा, नोन है, तो यहाँ पे हो गया 0, और y की वैल्यू हमने लिखा -1/3। क्लियर? इस प्रकार से ये प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया। तो देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम हम यूज करते हैं समझने के लिए आपको बना रहे हैं। आपका अगर माइंड सेट है तो बिना इस डायग्राम के ही बना सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे डायग्राम कैसे भी आप बनाइए, हो सकता है ये जो पॉइंट है इधर कहीं हो, ये आगे ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये रफ डायग्राम है। चाहे तो आप ये डायग्राम बनाने के बाद आंसर शीट में नीचे लिख सकते हैं रफ डायग्राम, तो इक्विरेट हो जाएगा। प्लस जो जांचने वाला है आपका, जो आपके पेपर को जांचेगा, उसको क्लियर हो जाएगा कि इस लड़के ने कहीं से नकल नहीं की है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक रफ डायग्राम आप जरूर बनाएंगे जो आपको काफी हेल्प करेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 2 एंड 3। हिंदी में पढ़ें। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, जैसा कि रफ डायग्राम बनाने की हम लोगों में आदत पड़ चुकी है। एक रफ डायग्राम के लिए एक हमने लाइन खींचा, मान लीजिए लाइन ए बी है, और जैसा कि बता रहा है कि ओरिजिन के साथ साथ 2 और 3 से भी होकर गुजर रहा है। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ये ओरिजिन है, और ये मान लीजिए पॉइंट पी, इसको ले लेंगे 2, 3। तो लिख लेते हैं पहले ओरिजिन को पी ने, ओरिजिन का मतलब दोनों का वैल्यू जो निर्देशांक है एक्स और वाई का वो 0, 0 होगा। और दूसरा ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं जो 2 और 3 दिखा रहा है। चूंकि ओरिजिन हम यहाँ मान लिए हैं इस पॉइंट पे, एक हम लाइन खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये जो एंगल हमारे पास बनता दिख रहा है, ये इसकी ढाल होगी। ठीक है,
तो हमको क्या चाहिए, प्रवणता ज्ञात करना, मतलब ये ढाल हमको चाहिए, ये हमको निकालना है। क्लियर। तो अब हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, जैसे कि पी पॉइंट ओरिजिन बोल रहा है तो हमने उसको पी पॉइंट मान लिया है, तो 0 0 और दूसरा एक पॉइंट हमने क्यू माना है जो 2 और 3 है। क्लियर। ये दोनों की सहायता से हमें प्रवणता निकालना है। प्रवणता निकालने के लिए यानी कि जो स्लोप निकालने का जो फार्मूला हमारे पास है वो है स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल पी क्यू। यहाँ पर पी और क्यू का हमको स्लोप निकालना है। फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसे अगर हम हिंदी में लिखें तो इक्वल टू ढाल या प्रवणता कहलाता है ये। तो अब देखिए y2 यहाँ पे क्या है, 3 है, y1 0 है, x2 2 है, x1 0 है। इस प्रकार से पहले इस फार्मूले में इसको लिख लेते हैं एज इट इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अब वैल्यू रखते हैं हम इसमें। तो y2 है 3, y1 है 0, इसी प्रकार से x2 है 2 और x1 है 0। इसकी अगर हम वैल्यू रखें तो 3 माइनस 0 और यहाँ नीचे 2 माइनस 0 सॉल्व करें तो 3/2, 3/2। ठीक है, ये आंसर होगा, यानी कि जो इसका प्रवणता होगी या ढाल हम उसको कहें या स्लोप कहें वो 3/2 है। देखिए ये सेम क्वेश्चन, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन 4 में बनाया था, बट उसमें 2 पॉइंट्स के निर्देशांक दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। यहाँ पर एक दिया है ओरिजिन और दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि निर्देशांक दिया हुआ है, बस फर्क ही है। तो देखिए देखा दोस्तों, देखा दोस्तों आप लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी नज़रों में ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, तो निश्चित है आप भी इससे एग्री होंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 बार इसको आप जरूर देखें, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट में आप इसको स्प्लिट करेंगे उतने लोगों की भला होगी। और ये आपको वीडियो कैसे लग रहा है तो दोस्तों कमेंट करना मत चूकिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और तब मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के इसमें दिखाता जाऊंगा, ताकि बिना ट्यूशन के भी आपकी पढ़ाई हो सके, यही मेरा लक्ष्य है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ग्राफ यानी आलेख की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेबल बिलो shown in quantity of the onion consumed in kg over 5 weeks by a family. Draw a graph between week and quantity of onion consumed. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक ग्राफ ड्रा करना है। तो एक ग्राफ पेपर हमने इस प्रकार से लिया और इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रा करते हुए हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, प्लस स्केल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो 1 2 3 4 5 6 है, ये टाइम बता रहा है इन वीक में, और ये जो है क्वांटिटी ऑफ ओनियन इन केजी में बता रहा है। ठीक है, तो स्केल लिख लेते हैं इसी प्रकार से, जैसा कि हमने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। स्केल है यहाँ पे एक्स एक्सिस ए बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वीक, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो 1 दिख रहा है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1 वीक है। इसी प्रकार से वाई एक्सिस ए बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 है ये पर केजी यहाँ पर ये बता रहा है। इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है और टेबल आपके सामने दिया हुआ है, मतलब आपके लिए टास्क बहुत ही ईजी है। तो देखिए फर्स्ट वीक में जो क्वांटिटी ऑफ ओनियन है इन केजी 1 kg है, तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट के वो दोनों 1 1 है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। फिर 2 और 2 सेकेंड वीक में 2 kg ओनियन, तो यहाँ पर भी हमने मार्क किया और इसके भी हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसी प्रकार से 3 का 3 से, और इसके भी हमने कोऑर्डिनेट लिखा। फिर फोर्थ वीक में 4 kg ओनियन है, तो यहाँ पर आया, इसका भी हमने लिखा। और 5th kg यानी कि जो लास्ट टेबल दिखा रहा है वो यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो इसको भी हमने इस प्रकार से मार्क किया। अब इनके एक लाइन हम खींच देते हैं, तो दैट मीन्स एक ग्राफ शो हो जाएगा, मतलब एक यूनिफॉर्म दिखेगा ना। यहाँ पे देखिए कैसे, क्योंकि क्लियर है कि ये यहाँ पर अगर डायगोनल पे ही सब पॉइंट दिख रहे हैं हमको, तो अगर हमने ऐसा लाइन खींचा तो ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। और स्ट्रेट लाइन जो दर्शाता है कि ये यूनिफॉर्म है, यानी कि इनके बीच में जो रेशियो है वीक और क्वांटिटी ऑफ ओनियन में ये फिक्स है। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ए ग्राफ शो ए स्ट्रेट लाइन विथ टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ ओनियन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो ये जो यूनिफॉर्मली वर्ड है
ये बताता है कि जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रहा है तो ही यूनिफॉर्म कहलाएगा, अदरवाइज यूनिफॉर्मली नहीं कहलाएगा, उसको फिर हम कर्व कहते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है।